हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ओम के नियम का अध्ययन करेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ओम का नियम जो है इसको देखेंगे। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है। हमारे पर अगर हम लोग किसी चालक को ले ले, ठीक है, इसके लिए यहाँ एक चालक तार ले लिए हैं जिसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। इस तरह से इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लेते हैं, और हमारे पास ये जो चालक है इस पर हम लोग बैटरी की सहायता से विभवांतर दे देते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पे धन सिरा ले लेते हैं और यहाँ पे ऋण सिरा। तो हमने विभव का विभवांतर इस पर लगा दिया, तो इस चालक पर क्या हो जाएगा, I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास चालक है इसकी लंबाई L रहने देते हैं और यह जिस ताप में उपस्थित है उसी ताप में रहने देते हैं। यानी कि ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, इसकी जो भौतिक अवस्था होगी, ठीक है, भौतिक अवस्था कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका जो ताप दाब है इसमें हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, ताप दाब लंबाई इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लगाया गया विभवांतर है इसके सिरों पर, इस चालक के सिरों पर, वह इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I होता है। ये ओम का नियम होता है। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यह हो जाता है V बराबर R गुणित I के रूप में, जहाँ पे R जो है इस चालक का प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो गया ओम का नियम। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए इन दोनों के मध्य में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, यानी कि हम लोग विभव V और विद्युत धारा I के मध्य में यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो यह ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ये वाला जो है हमारे पास एक्स अक्ष, ठीक है, इसमें हम लोग विद्युत धारा I को ले लेते हैं और यहाँ पे y अक्ष में विभव V को ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे इनके मध्य में, तो यह ग्राफ हमें इस तरह से सरल रेखा प्राप्त होगा। और ये जो सरल रेखा में ग्राफ मिल रहा है ये प्रतिरोध R होगा, यानी कि इस स्लोप को हम लोग उस चालक का प्रतिरोध R के रूप में प्रदर्शित करें। या फिर यह कह सकते हैं कि यह ग्राफ जो है हमारे पास विभव V और विद्युत धारा I के मध्य में संबंध दिखाता है, जहाँ पे ये स्लोप जो है चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारे पास ओम का नियम, हमने उसका ग्राफ भी देख लिया। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे जिसमें हमें ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओमीय प्रतिरोध ले लेते हैं एक तरफ, ओमीय प्रतिरोध, और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे अनओमीय प्रतिरोध को रख लेते हैं। ठीक है, इस तरफ हम लोग अनओमीय प्रतिरोध को रख लेते हैं। तो अनओमीय प्रतिरोध क्या होगा और हमारे पास प्रतिरोध क्या होगा, एक एक करके देखेंगे तो उनमें अंतर स्पष्ट करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओमीय प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है, यानी कि हमारे पास V समानुपाती I जो होगा इसका पालन करेगा। ठीक है, इस समीकरण का। और जो अनओमीय प्रतिरोध होता है वह V समानुपाती I का जो है पालन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ओम के नियम का पालन यह नहीं करेगा। ठीक है, पालन नहीं होता इसमें इस समीकरण के अनुसार। और उसके पश्चात अगर हम लोग और देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा अंतर हम लोग देखें तो जिन प्रतिरोध में ओम का नियम पालन होता है वो तो ओमीय प्रतिरोध हो गया। ठीक है, और यह जो ओम का नियम होता है केवल चालक और धातु के लिए ही मान्य रहता है, क्योंकि यह क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से क्या होता है कि अगर देखें तो ओमीय प्रतिरोध जो होता है वह धातु एवं चालक या फिर जो धातु चालक होते हैं उनके लिए यह मान्य होता है। धातु चालकों के लिए क्या होता है, यह मान्य होगा, के लिए यह सत्य है बोल सकते हैं या फिर मान्य है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको देखें अनओमीय, तो यह धातु चालकों के लिए मान्य नहीं होता है। ठीक है, और इसमें इससे जो बना परिपथ होगा वो हमारा अनओमीय परिपथ होगा। तो ये जो रहता है मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो अर्धचालक तत्व होते हैं, इनके लिए ये जो है मान्य होता है। तो हम लोग यहाँ पे तीसरे बिंदु में देख लेते हैं कि ओमीय चालक के उदाहरण क्या क्या होंगे। तो ओमीय चालक के लिए हम लोग यहाँ पे धातु चालक लिए हैं, तो धातु चालक के लिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी, तांबा, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम। इन सभी के लिए क्या होगा कि ओमीय प्रतिरोध जो होगा या फिर हमारे पास ओम के नियम का पालन होगा। तो इस तरह से और भी हमारे पास उदाहरण है। अगर इसमें हम लोग उदाहरण देखें कि उदाहरण क्या क्या होगा, तो देखिए अनओमीय प्रतिरोध में हम लोग मुख्य रूप से अर्धचालकों को लेते हैं। ठीक है, तो अर्धचालकों को लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धचालकों से मिलकर के बना होता है डायोड, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और अर्धचालक में जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं,
ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसीलिए अनओमीय प्रतिरोध की तरह व्यवहार करते हैं। और ताप आयनिक बल्ब जो होता है वो भी हमारे पास अनओमीय प्रतिरोध को दर्शाता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो ओमीय प्रतिरोध में हमारे पास क्या होता है कि प्रतिरोध की प्राप्ति होती है उस पदार्थ के लिए, ठीक है, प्रतिरोध R जो है वह प्राप्त होता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें तो हमें प्रतिरोध तो मिलता है, लेकिन यह कैसा होता है, गतिक प्रतिरोध हमें मिलता है, ठीक है, गतिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो ये गतिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब हम लोग V और I के मध्य में ग्राफ खींचेंगे तो वह सरल रेखा में नहीं मिलेगा, ठीक है, सरल रेखा में नहीं मिलेगा कहने का मतलब अनओमीय प्रतिरोध में क्या होता है कि अगर हम लोग विभवांतर में अल्प मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो बहने वाली धारा रहती है वो भी अल्प मात्रा में अगर परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग डेल I के रूप में लिखे तो यहाँ पे जो प्रतिरोध मिलेगा वो गतिक प्रतिरोध होगा, इसे हम लोग डेल R के रूप में दर्शा देते हैं या फिर RD के रूप में, डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में दर्शा देते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रतिरोध रहता है R, ये हमारे पास क्या हो जाता है, विभव V बटे धारा I के रूप में मिलेगा। इसे हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा में जो हमने समीकरण लिखा है V बराबर R I, ठीक है, V बराबर R गुणित I जो हमने लिया, तो R का मान निकालेंगे तो I को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे नियत विभवांतर में परिवर्तन करेंगे, धारा के मान में भी हमें नियत परिवर्तन मिलेगा, तभी हमें यहाँ पे प्रतिरोध का मान जो है वह सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सरल रेखा में ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पे ग्राफ जो है सरल रेखा में नहीं होगा, वह कुछ भी आकृति का हो सकता है, इसलिए हम लोग इसे गतिक प्रतिरोध के रूप में दर्शाते हैं। तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध में अंतर। धन्यवाद।